नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। मैं हूं तमन्ना। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्मार्ट मीटर में आ रही दिक्कतों का किया जाएगा समाधान। अब लगाए जाएंगे चेक मीटर, ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी आशंकाओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए 5% चेक मीटर लगाने के मानकों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को होटल सेंट्रम में मीडिया से बातचीत में ये भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी उपभोक्ताओं की शंकाओं के समाधान के लिए जरूरत पड़ने पर 5% से अधिक भी चेक मीटर लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह भी कहा है कि जल्द ही इससे जुड़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और चेक मीटर लगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर सरकारी कार्यालयों, सरकारी कॉलोनियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगने से लाइन लॉस में कमी आएगी और बिजली कंपनियां घाटे से चुनाव से पहले केजरीवाल का नया अवतार, माथे पर तिलक, सफेद लुंगी, गमछे में दिखे आम आदमी पार्टी नेता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले एक नए अवतार पर दिख रहे हैं। हाल ही में वह पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करने पहुंचे थे। वहीं गुरुवार को वह तिरुपति के बालाजी मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वह माथे पर तिलक और वेष्टी पहने नजर आए, जिसे उत्तर भारत में लुंगी कहते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया, आज अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री तिरुपति बालाजी के पावन दर्शन किए। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी से दिल्ली और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सबका भला हो, सबका मंगल हो। बता दें, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केजरीवाल विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी जाते हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बार बार पूजा अर्चना करने जाते हैं। जब वह तिहाड़ से जमानत पर लौटे थे तब भी वह हनुमान मंदिर पहुंचे थे। वहीं तिहाड़ जाने से पहले भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी। हाल ही में वो फिर वहां पहुंचे थे। ईपीएफओ वेज लिमिट, देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 21,000 रुपए हो जाएगा न्यूनतम वेतन, खुशी का माहौल। अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी ला देगी, क्योंकि इसी माह केंद्र सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने वाली है, जिसके बाद देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि अभी तक ईपीएफओ में 15,000 बेसिक सैलरी के हिसाब से पेंशन डिडक्ट की जाती है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाना तय माना जा रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10 से 15 किया जा सकता है। 2014 में हुआ था बदलाव। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत पिछली बार न्यूनतम वेतन लिमिट में 2014 में बदलाव किया गया था। उस समय सिर्फ 6500 रुपए ही बेसिक सैलरी हुआ करती थी, जिसके बाद 15,000 रुपए किया गया था। 10 साल बीत जाने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार का भी मानना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए न्यूनतम वेज लिमिट के साथ ईपीएफ के साथ जोड़ने के लिए कर्मचारियों की संख्या की लिमिट को बढ़ाया जाए। कृषि भारत मेला 2024 लखनऊ में जुटेंगे 1 लाख किसान। 15 से 18 नवंबर तक होगा आयोजन। 15 से 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेला का आयोजन होगा। प्रदेश में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयोजित होने जा रहे इस 4 दिवसीय मेले का शुक्रवार को राजधानी के वृंदावन योजना मैदान में सीएम योगी के हाथों शुभारंभ होगा। इसमें प्रदेश भर के करीब 1 लाख किसानों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेले में कृषि उद्योग से जुड़े देश और दुनिया के 200 एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों और तकनीकी की प्रदर्शनियां लगाएंगे। गुरुवार को लोक भवन में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है आयोजन। प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में उन्नत तकनीकों को अपनाना और किसानों की आय को दुगना करना है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में बायोटेक्नोलॉजी, पशुपालन, मत्स्य और सिंचाई की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के साथ साथ सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी भी दी जाएगी। 200 से अधिक कंपनियां और 100 से अधिक स्टॉल्स होंगे शामिल। सीआईआई की प्रतिनिधि स्मिता अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में दुनिया भर की 200 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इसमें महिंद्रा, आयशर, सोनालिका और एस्कॉर्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन करेंगी। 11 तकनीक सत्र और 8 किसान गोष्ठियां का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे।
यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 तैयार होने लगे फिजिकल टेस्ट के लिए मैदान, रिजल्ट जल्द आने के मिले संकेत। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट आने का इंतजार लाखों अभ्यर्थियों को है। नवंबर आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ठंड ने भी दस्तक दे दी है। रिजल्ट के बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। नवंबर में रिजल्ट आने के बाद माना जा रहा है फिजिकल टेस्ट दिसंबर या जनवरी महीने में होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिजिकल टेस्ट के लिए यूपी के पुलिस लाइन मैदानों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस लाइन में फिजिकल की तैयारी शुरू। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सभी जिला कप्तान और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर लें। पुलिस लाइन मैदान को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन में कामकाज शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ध्यान रहे कि चयन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। बताया गया है कि पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद भी ली जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा या नहीं? बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगस्त महीने में 5 दिनों तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें करीब 15 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। अब इन अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। यूपी PCS योगी के निर्देश पर आयोग झुका। एक दिन में होगी PCS परीक्षा, RO पर गतिरोध। यूपी PCS परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन ने रंग दिखाया है। PCS परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग मान ली है। PCS की परीक्षा अब पहले की तरह एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाएगी। 2 दिन परीक्षा का आदेश वापस हो गया है। जिलाधिकारी और आयोग के सचिव ने छात्रों के बीच आकर लाउड स्पीकर से यह घोषणा की। DM ने बताया कि CM योगी के आदेश पर आयोग ने यह फैसला लिया है। कुछ देर बाद इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया। छात्र एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग के साथ ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। अब एक शिफ्ट में होने से नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं होगी। वहीं RO की परीक्षा स्थगित करते हुए कहा गया कि इसके लिए समिति बनाई जा रही है। परीक्षा पर समिति फैसला लेगी। यह सुनते ही छात्र भड़क गए और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उनका कहना है कि यह मामलों को उलझाने का प्रयास है। PCS की तरह RO भी एक दिन एक शिफ्ट में कराने की लिखित घोषणा की जाए। छात्रों को मिलेगा फायदा। इस फैसले से लाखों छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। परीक्षा को एक ही दिन में आयोजित करने से छात्रों को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का भरोसा मिलेगा। साथ ही आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट से भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की शुचिता को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस त्वरित निर्णय की सराहना कर रहे हैं। इस राज्य को मिलेगी 10 नई वंदे भारत ट्रेनें। मिनिमम किराया सिर्फ 2 कप चाय जितना। जाने वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे की शक्ल और सूरत ही नहीं बदली है, बल्कि भारतीय रेलवे की रेपुटेशन को भी सुधारा है। अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जानी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को आलोचना सिर्फ महंगी टिकट को लेकर होती है, लेकिन अब यह आलोचना और शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस से 2 कप चाय के दाम पर सफर करवाएगी। वो भी किसी महंगे होटल वाली नहीं, बल्कि टपरी वाली चाय के दाम पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वंदे भारत एक्सप्रेस में अब आप मिनिमम 30 रुपए की टिकट लेकर सफर कर पाएंगे। ऑन मनोरमा.com के अनुसार केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस में मिनिमम किराया 30 रुपए होगा। बड़ी बात तो ये है कि इस टिकट में वंदे भारत एक्सप्रेस आपको कई पर्यटन स्थलों का दौरा कराएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार लगातार देश के हर कोने में हो रहा है। इससे लगातार कई शहर, जिले और छोटे कस्बे भी जुड़ रहे हैं। कई राज्यों और शहरों की तरफ से वहाँ भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की डिमांड हो रही है। कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण भारत के राज्य केरल को 10 वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी। सिर्फ 30 रुपए की टिकट लेकर आप केरल के कई पर्यटन स्थलों का दौरा कर लेंगे। केरल में यात्रियों और श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए यह ऑफर लाया जा रहा है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस केरल के कई रूटों पर चलेगी और तमिलनाडु तक चलाई जाएगी। इस तरह से आप बहुत ही अफोर्डेबल टिकट दामों पर केरल की संस्कृति और खूबसूरती के दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसमें बहुत सस्ती टिकट पर आरामदायक सफर का आनंद ले सकते हैं। सावधान, 3 राज्यों में 2 दिन तक होगी भारी बारिश। ठंड से पहले मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आ रही है तो दक्षिण में जोरदार बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 14 और 15 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा।
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु में भारी बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में सुबह और रात के समय कुछ इलाकों में कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और तटीय आंध्र प्रदेश में 14 से 18 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंधी, तूफान व बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसमें से तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 14-15 नवंबर, तटीय आंध्र प्रदेश में 14 नवंबर, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 14 और 15 को तेज बारिश होगी। इसके अलावा कोहरे की बात करें तो पंजाब, हरियाणा में 16 नवंबर की सुबह तक घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक, पश्चिमी राजस्थान में 17 नवंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 19 नवंबर तक, उत्तराखंड तथा हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में 17 नवंबर तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। मुकेश खन्ना 66 की उम्र में शक्तिमान बनने पर हुए ट्रोल, लोगों ने दिए पेटूमान और बूढ़ामान जैसे नाम। मुकेश खन्ना को फिर एक बार शक्तिमान के अवतार में देखकर जहां एक तरफ फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ हेटर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। असल में मुकेश खन्ना जब शक्तिमान की यूनिफॉर्म पहनकर मीडिया के सामने आए तो लोगों ने उनके लुक्स पर सवाल उठा दिए। मुकेश खन्ना को 66 साल की उम्र में शक्तिमान की यूनिफॉर्म पहने देख लोगों ने उनकी तोंद और सफेद बालों का मजाक उड़ाया। उनका मजाक बनाते हुए ट्रोलर्स ने उन्हें पेटूमान और बूढ़ामान समेत जाने क्या क्या कह डाला। मुकेश खन्ना के शक्तिमान बनने पर ट्रोलिंग। बता दें कि मुकेश खन्ना काफी वक्त से शक्तिमान की फिल्म और सीरियल को वापस लाने का प्रॉमिस करते रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने इसका टीजर वीडियो रिलीज किया तो खुद ही वह शक्तिमान की पोशाक पहने नजर आए। मुकेश खन्ना का निकला हुआ पेट और सफेद बाल देखकर ट्रोलर्स फौरन एक्टिव हो गए। एक यूजर ने लिखा, कोई मेरा बचपन लौटा दो और इसका ले जाओ। एक शख्स ने लिखा, भाई मैं बचपन में इसे देखकर खुश होता था, अभी शर्म आ रही है। लंबे वक्त से चल रहे शक्तिमान की चर्चा। साल 1997 में शुरू हुआ ये सीरियल लंबे वक्त तक बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज करता रहा और इसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। लेकिन फिर जब यह शो बंद हुआ तो कभी नहीं लौटा और फैंस इसका इंतजार करते रहे। बीच में कई बार मुकेश खन्ना ने शक्तिमान पर फिल्म लाने समेत तमाम तरह की बातें कही, लेकिन फैंस को एक्टर ने हाल ही में खुद यह कॉस्ट्यूम पहनकर सभी को सरप्राइज कर दिया। सीएम योगी बोले, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी नहीं समाप्त कर सकती धारा 370, मुस्लिम तुष्टीकरण उनकी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भी महाराष्ट्र दौरे पर रहे। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भाजपा के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगते हुए महायुति व महाअघाड़ी गठबंधन के फर्क को समझाया। बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है, जबकि महाअघाड़ी के पास ऐसी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग नहीं है। उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में छीना झपटी हो रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में समाज व राष्ट्रद्रोही तत्वों को गले का हार बनाने वाली महाअघाड़ी गठबंधन के पास न नीति है और न ही देश को आगे बढ़ाने की नीयत। इनके पास नैतिक बल भी नहीं है। अनैतिक अघाड़ी गठबंधन के रूप में महाअघाड़ी चुनावी समर में है। यह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलकर देश की क्षति करना चाहते हैं। सीएम योगी ने बुधवार को कारंजा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सई प्रकाश दहाके, वाशिम विधानसभा से प्रत्याशी श्याम रामचरण खौड़े, उल्हासनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने कुमार उत्तम चंद आयलानी, मीरा भाईदर से उम्मीदवार नरेंद्र लालचंद जी मेहता, ओवला माजीवाड़ा से शिवसेना शिंदे गुट के प्रताप सरनाइक के लिए जनसभा की। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।